फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ये जो शेल्फ्स हैं ये स्टोन एज को रिप्रेजेंट करते हैं कि पत्थर के दौर में इंसान किस तरह दिखते थे और उन्होंने पत्थर के औज़ारों को किस तरह से इस्तेमाल किया। पत्थर का ज़माना जो है वो हमारे पास पाकिस्तान में भी काफ़ी प्री हिस्टोरिक साइट्स हैं। लोग सेटलमेंट्स में नहीं उस तरह से रहते होते थे, उनकी कोई परमानेंट सेटलमेंट्स नहीं थी और नोमैडिक लाइफ में अपने सर्वाइवलशिप के लिए आपको ये चीज़ें ज़रूरी होती हैं आपके लिए। इन सीरीज़ के ऊपर जो हमें डिपिक्शन मिलती है, ठीक है, वो इनकी राइटिंग है, वो इनका इंडस वैली सिविलाइजेशन का स्क्रिप्ट है जो कि अभी तक डिसाइफर नहीं हो सका। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हम आपको इस वक्त लेके आए हैं अजायब घर यानी म्यूज़ियम लाहौर का एक बहुत तारीख़ी विरसे का एक अमीन, जहां से आपको दिखाएंगे तमाम आर्ट गैलरीज। आइए देखते हैं कि क्या क्या आपने अंदर छुपा रखे खजाने। ज़ैनब, यहाँ पे क्या खुसूसियत है जी जिसके लिए आपने हमें रोका है? फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ये जो शेल्फ्स हैं ये स्टोन एज को रिप्रेजेंट करते हैं कि पत्थर के दौर में इंसान किस तरह दिखते थे और उन्होंने पत्थर के औज़ारों को किस तरह से इस्तेमाल किया, ठीक है। तो हम लोगों ने कुछ शेल्फ्स में डायोरामास बनाए हैं फॉर एजुकेशनल पर्पसेस, क्योंकि बच्चे एक विजुअल्स के साथ उस चीज़ को ज़्यादा अंडरस्टैंड कर पाते हैं। तो पत्थर का ज़माना जो है वो हमारे पास पाकिस्तान में भी काफ़ी प्री हिस्टोरिक साइट्स हैं, जिस तरह हमारे पास रोडी हिल्स हैं और सोन वैली का जो ज़माना है, दीज आर लाइक 2.5 million years ago and they date back to millions of years ago, and they have like different stone tools used for cutting purposes, used for chopping, for their domestic uses, for hunting purposes and all. These are the stone flakes which are used for the cutting purposes. These are the chopping tools of Indus Stone Age era. And these are the hand axes, typical type of hand axes placed with the bamboo sticks, जो कि वो लोग हंटिंग के लिए इस्तेमाल करते थे, क्योंकि उस टाइम पर नोमैडिक लाइफ थी, ठीक है। लोग सेटलमेंट्स में नहीं उस तरह से रहते होते थे, उनकी कोई परमानेंट सेटलमेंट्स नहीं थी और नोमैडिक लाइफ में अपने सर्वाइवलशिप के लिए आपको ये चीज़ें ज़रूरी होती हैं आपके लिए। दिस इज़ फ्रॉम मेहरगढ़। मेहरगढ़ इज़ अ कल्चरल साइट इन अवर ओन बलूचिस्तान एंड इट वाज़ द फर्स्ट एवर कल्चरल साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो रिसेम्बलेंस है वो हमें सबसे पहले मेहरगढ़ से मिलती है और मेहरगढ़ में फिर हमारे पास फिगुरीन्स आ जाती हैं, उनकी टिपिकल टाइप ऑफ बेक्ड पोट्री आ जाती है, उनके पास फिर हमारे साथ उनके बैंगल्स वगैरह ज्वेलरी भी आ जाती है। और मेहरगढ़ से ही एविडेंसेस मिले तो इंडस वैली सिविलाइजेशन का हमें पता चला और उनकी रिजेम्बलेंस की बेस पे, असेंबलीज की बेस पे, आर्टिफैक्ट की बेस पे जो है हम उसको डेट कर सकते हैं उन चीज़ों। काशी के ब्रॉन्ज टूल्स जो है जी, अब जिस तरह हम लोगों ने बात की कि पहले पत्थर का ज़माना था, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन को हम लोग प्रोटो हिस्टोरिक एरा भी बोलते हैं और वो ब्रॉन्ज़ एज भी कही जाती है, क्योंकि पत्थर के टूल्स और मेटल के टूल्स कंटेम्परेरीली एक साथ यूज़ किए जा रहे थे। और यही वजह है कि वादी सिंध की जो तहज़ीब है, जिसमें 2 मेजर सिटीज़ हमारे पास आ जाती हैं, एक मोहनजोदड़ो जो कि सिंध में है हमारे पास और दूसरा है हड़प्पा जो कि हमारे पास पंजाब नियर साहिवाल आ जाता है, ठीक है। तो उनमें जो है कांसी, क्योंकि लाइक स्टोन के बाद जो है आयरन की इन्वेंशन हो गई थी, लोग अब अवेयर हो गए थे कि आयरन या मेटल एक ड्यूरेबल चीज़ है, वो मौजूद है इस दुनिया में, उसकी इन्वेंशन हो गई है, तो उन लोगों ने फिर वो भी टूल्स उससे भी बनाना शुरू किए। अच्छा जी, बताते जाइएगा हमारे नाज़रीन को क्या क्या है ये। जिस तरह मैंने पहले बात की कि इसमें से कुछ फ्लेक्स हैं, ठीक है, और कुछ ऐसे रॉ स्टोन्स हैं जिसके ऊपर से फिर वो फ्लेक्स उतारे जाते हैं। इसके बाद ये उनका एक स्पेशल टाइप ऑफ आप कह लेंगे घड़ा है, जो पोट्री आप उसको बोल सकते हैं, ये उनकी प्लेट है। और उसके बाद हमारे पास कांसी में ही एरो हेड्स जो हैं वो मौजूद हैं। उसके बाद ये उनकी कोई हाउस होल्ड यूटेंसिल्स हैं। ये मोहनजोदड़ो से जी, मोहनजोदड़ो का मैं आपको टाइम पीरियड बताती चलूँ। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जो है वो बेसिकली स्टार्ट होता है 37,000 बिफोर क्राइस्ट एरा से, ठीक है। ये कबल मसीह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से कबल का ये सिलसिला है और वो ड्रैग करता है तकरीबन 1900 बिफोर क्राइस्ट एरा। जी नाज़रीन, कबल मसीह यानी बिफोर क्राइस्ट 1900 ईयर्स उनकी पैदाइश से, ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से 1900 साल कबल की ये तहज़ीब है, जिसके बारे में हमें मिस ज़ैनब बता रही हैं, जिसको मोहनजोदड़ो और हड़प्पा कहा जा रहा है। ये पहली सिविलाइज उन्होंने बताया है की इब्तदा थी जहाँ पे जो था आयरन का या मेटल का इस्तेमाल किया गया। ये भी बताइएगा प्लीज़।
अच्छा, ये जो शेल्फ़ है यहाँ पे हमारे पास चोलिस्तान से रिलेटेड जो पॉटशर्ट्स हैं, क्योंकि मैं आपको ये बताती चलूँ कि इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो एक्सटेंशन है वो ना सिर्फ पाकिस्तान में रही है बल्कि इवन अप टू अफ़गानिस्तान तक हमें इसकी साइट्स की डिस्ट्रीब्यूशन मिलती है, एक्सटेंशन मिलती है। तो हमारे अपने चोलिस्तान में भी इंडस वैली सिविलाइजेशन या सिंध की तहज़ीब की कुछ साइट्स हैं जिससे इस टाइप की पोट्री हमें मिलती है। हम बुलक कार्ट की बात कर लेते हैं। इस चीज़ से हमें ये पता चलता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम था, जो आने जाने का सिस्टम था, वो बुल्स के थ्रू होता था, ठीक है। और बुलक कार्ट इसको कहा, बैलगाड़ी इसको कहा जाता है, ठीक है। इसके अलावा हमें इसके साथ ये भी पता चलता है कि उस टाइम पीरियड तक व्हील की इन्वेंशन हो चुकी थी, जो कि इस दुनिया में कहते हैं कि एक बहुत बड़ी डिस्कवरी थी, एक इन्वेंशन। हम बिफोर क्राइस्ट कितने साल पहले की बात कर रहे हैं? ये हम 2600 बिफोर क्राइस्ट एरा की बात कर रहे हैं। 2600 साल पहले नाज़रीन, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से 2600 साल कबल की मिस ज़ैनब बता रही हैं हमें। और ये उस वक्त जो थी सवारी के लिए बैलगाड़ी इस्तेमाल होती थी, जो सन 47 तक भी और बल्कि काफ़ी देर उसके बाद तक भी इस्तेमाल होती थी। सो इंसान ने बहुत देर तक जो है वो ये एक ज़रिया मवासलात के तौर पर इसको इस्तेमाल किया। जी आगे आ जाए मैडम। अब ये इंडस वैली सिविलाइजेशन के कुछ स्टोन वेट्स हैं, ठीक है। नेचुरल स्टोन्स को जो है वो एक परफेक्ट वेट में, एक स्टैंडर्ड में कार्व किया जाता था उसको एक वेट की सूरत देने के लिए। लेकिन इससे भी ज़रूरी बात ये है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में हमारे पास प्रॉपर वेट का सिस्टम मौजूद है, एक स्टैंडर्ड मौजूद है, क्योंकि उस टाइम पर बार्टर सिस्टम था। क्योंकि उस टाइम पर चेक इन बैलेंस कैसे हो सकता है कि ये वेट इतना ही था और दूसरा? जी, तो इसका चेक एंड बैलेंस ये था, और इसका जो वेइंग आप कह लें एक मेजरमेंट थी या जिस स्टैंडर्ड पे इन वेट्स को बनाया जाता था, दीज वर डिविजिबल बाय 6। सो ऑल द मल्टीपल्स ऑफ 6 वर बी द वेट्स ऑफ द स्टोन। इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो एक और बहुत ज़रूरी चीज़ है वो है इनकी इंडस सील्स, ठीक है। अब इंडस सील्स से जो उनकी मोहरें हैं टिपिकल टाइप ऑफ, इससे हमें पता चलता है कि वादी सिंध में हज़ारों साल पहले भी एक प्रॉपर ऑथराइज्ड डॉक्यूमेंटेशन का सिस्टम मौजूद था। कुछ स्कॉलर्स ये कहते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो लोग थे वो इन सील्स को एज अ आइडेंटिफाइंग एम्यूलेट भी पहना करते थे, ठीक है, कि ये आपकी शनाख्त के लिए इस्तेमाल होते थे। कुछ ये कहते हैं कि ऑब्वियसली दीज वर द स्टैम्प्स, और ये उनकी करेंसी भी रह चुकी है। अब और ज़रूरी बात यह है कि इन सील्स के ऊपर जो हमें डिपिक्शन मिलती है, ठीक है, वो इनकी राइटिंग है, वो इनका इंडस वैली सिविलाइजेशन का स्क्रिप्ट है, जो कि अभी तक डिसाइफर नहीं हो सका। हमें नहीं पता कि राइटिंग में उन लोगों ने क्या लिखा हुआ है, लेकिन ये बताती मैं चलूँ कि ये एक टिपिकल टाइप ऑफ पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट है। जिस तरह कंटेम्प्रेरीली इजिप्ट में या मेसोपोटामिया में क्यूनिफॉर्म राइटिंग या हेरोग्लिफ्स यूज़ होते थे, इंडस वैली सिविलाइजेशन में हमारे पास पिक्टोग्राफिक राइटिंग है, जो कि अभी तक डिसाइफर नहीं है। इसके अलावा जो डिपिक्शंस जो हमें लाइक आप इमेज डिपिक्शन हमें मिलती है, वो इनके डिफरेंट जो एनिमल्स हैं लोकल, उनकी डिपिक्शन मिलेगी। आपको टाइगर मिलेगा, राइनो मिलेगा, इवन आपको यूनिकॉर्न मिलेगा। सिम्बॉलिकली आपको इसके ऊपर स्वास्तिका का सिंबल मिलेगा। स्वास्तिका हैज़ बीन ऑलवेज लाइक फॉर रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑस्पिशियसनेस, विजडम एंड गुड लक, यू नो। वादी सिंध की तहज़ीब के जो लोग थे वो लेयर एक्टिविटीज़ को भी पसंद करते थे, और ये कुछ उनके आर्टिफैक्ट्स हैं जो उनकी इंडोर गेम्स को रिप्रेजेंट करते हैं। जिस तरह आज भी हमारे पंजाबी कल्चर में पिट्ठू गरम का कॉन्सेप्ट है, और वो पंबीरी का एक कॉन्सेप्ट है, धागा डालकर उनको लाटू खींचने का, लाटू का भी एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो ये स्लिंग बॉल्स हैं उनकी। उसके बाद हमें डाइस भी मिलती है इंडस वैली सिविलाइजेशन में। और ये उसके बाद लूडो वाली डाइस की बात कर रही हैं आप? जी, लूडो वाली डाइस की। और आपको मैं बताती चलूँ कि इसके अंदर हमें ये उनकी मोहरें हैं चेस की, यानी कि गेम्स मैन ऑब्जेक्ट चेस की मोहरें, पिक्चर ऑफ मोहनजोदड़ो साइट प्रेजेंटली। अच्छा, ये कितने साल पहले की आपके ख्याल में होंगी? सर ये हम उसी टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं, 2600। हाँ जी, क्योंकि 2600 से लेकर 1900 तक जो है ना, वो इसका एक 2600 से 1900 तक वो इनका जो है एक टिपिकल मैच्योर पीरियड आ जाता है। डिक्लाइन जो लाइक एक सिविलाइजेशन जब अपने पीक पे होती है ना, तो ये वो टाइम पीरियड हमारे पास चल रहा है। ये ज्वेलरी कहाँ की है? ख़वातीन को सजने संवरने का शौक़ तो हमेशा से ही रहा है, लेकिन इस वक्त जो हम ज्वेलरी देख रहे हैं वो ना सिर्फ घरों में उस तरह से पहनी जाती थी, बल्कि ये बरियल ज्वेलरी है उसको, कि जब ऑफिशियल्स को दफनाया जाता था तो उनको एक ऑनर करने के लिए ये ज्वेलरी पहनाई जाती थी, जैसा कि इस तस्वीर में भी आप देख सकते हैं, ठीक है। और ये बताते चलूँ कि इस ज्वेलरी को बनाने के लिए हमारे पास शेल्स इस्तेमाल होते थे,
टेराकोटा इस्तेमाल होता था, मिट्टी इस्तेमाल होती थी और प्रीशियस एंड सेमी प्रीशियस स्टोन्स इस्तेमाल होते थे। दीज आर सम साइट प्लान्स फ्रॉम हड़प्पा, एज यू कैन सी द ओरिएंटेशन ऑफ देयर माउंट्स प्रेजेंटली। तो बेसिकली एक आर्कियोलॉजिस्ट या एक ड्राफ्टमैन जो होता है वो जब एक साइट प्लान बनाता है तो उसकी हाई एंड लो एलिवेशंस को शो करता है। तो यहाँ पे भी आपको पता चलेगा इस शेडिंग के साथ कि कहाँ पे वो जो ग्रेनरी एरिया है उनका, या कहाँ पे थ्रेशिंग फ्लोर्स हैं जहाँ पे वो अपने ग्रेन्स को मार कर उसमें से जो दाने निकाले जाते हैं। तो ये सारा हड़प्पा उनका भी हड़प्पा का खेती बाड़ी का निज़ाम था। जी बिल्कुल। उनका जो एक तो ये कि डोमेस्टिकेशन उस वक्त तक दुनिया के लोग जो हैं वो सीख चुके थे और खेती बाड़ी या एग्रीकल्चर के थ्रू ही जो वो है अपनी जो है इकोनॉमी को बूस्ट अप करते थे। सिविलाइजेशन की जिस तरह मैंने पहले बात की कि एक्सटेंशन थी, ठीक है, वो डिफरेंट एरियाज़ तक फैली हुई थी। और ये जो मैप है वो टिपिकली शो करता है कि उनके जो ट्रेडिंग नेटवर्क्स थे वो किस हद तक फैले हुए थे। अगर आप साइड पे देखें तो एक की दी गई है कि ये मेटल्स थे जो इस वक्त हमारे नाज़रीन के लिए आप पढ़ देंगे। जी। So these are the metals, or you can say the type of metals like copper, tin, silver, gold. ये इनकी एक्विजिशन को बताया गया है इस मैप के ऊपर कि अगर कॉपर जो है वो हमारे पास इस एरिया से, शादात के एरिया से, या आप कह लें कि ईरानियन प्लेटू से जो है, क्योंकि जितने भी सेमी प्रीशियस या प्रीशियस स्टोन्स हैं ना, वो मैं एक बात बताती चलूँ कि वो अफ़गानिस्तान के रीजन से ज़्यादा वो लोग प्रोमिनेंस करते थे या वो एक्वायर करते थे, क्योंकि अफ़गानिस्तान एक हब रह चुका है इन सब। यानी कीमती पत्थरों की भी तिजारत थी वहाँ। जी, कीमती पत्थरों की तिजारत थी, मेटल्स की तिजारत थी। इससे ज़्यादा ज़रूरी बात यह है कि उनकी एक्सटेंशन या उनका आप ट्रेडिंग नेटवर्क देखें कि वो लोग इतने स्टेबलाइज और सिविलाइज्ड लोग थे कि उन्होंने ना सिर्फ इनलैंड ट्रेड किया बल्कि आउट ऑफ द सी भी ट्रेड किया। आगे चलते हैं जी, हम लोग और देखते हैं कि आर्ट गैलरी के और कौन कौन सी अहम चीज़ें हैं। बेसिकली बात यह है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर जो है वो स्टोरेज जार्स का कॉन्सेप्ट मौजूद था, यानी कि स्टोरेज या चीज़ों को ज़ख़ीरा करने का कॉन्सेप्ट जो है वो मौजूद था। अब ये जो लार्ज स्टोरेज जार्स हैं, ये मिट्टी की भट्टियों में जो पक कर हमारे पास आते हैं, इसके अंदर ना सिर्फ वो लोग पानी स्टोर करते थे बल्कि अपने जो ग्रेन्स हैं वो भी स्टोर किए जाते थे। ये आपके कहने का मकसद ये कि ये भी इंडस वैली से है जी, और इतने साल पहले, हज़ारों साल पहले भी लोग भट्टियाँ में बना के बैठे हुए थे और ये सारे पक्के बर्तन थे। इंडस वैली सिविलाइजेशन के सारे बर्तन जो हैं वो बेक्ड हैं, यानी कि वो भट्टियों में पके हुए बर्तन हैं। बहुत बड़ी खबर बता रही है आप हमारे लिए तो। अच्छा जी, आगे चलते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे तो लिखा है द ग्रेट बाथ और नहाने की एक अजीम जगह। तो मिस साहब ने हमें नहाने की जगह दिखाने के लिए रोक ली है। इट्स लुक्स सो स्ट्रेंज। क्या है जी इसमें, बताएं आप। जी, ना सिर्फ ये नहाने की जगह है बल्कि इस मॉडल से या इस डायोरामा से, बेसिकली ये ग्रेट बाथ का डायोरामा है या मॉडल है। ग्रेट बाथ जो है वो मोहनजोदड़ो में मौजूद है और मैं इसको इस तरह से एक्सप्लेन करूँगी कि जिस तरह हर मज़हब में अशनान का कॉन्सेप्ट है या गुस्ल का कॉन्सेप्ट है, ठीक है, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी एक रिचुअल बाथिंग का कॉन्सेप्ट है, क्योंकि स्कॉलर्स इस चीज़ को इस तरह से इंटरप्रेट करते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो लोग थे वो लाइक पब्लिक बाथिंग आप उसको कह लें, ठीक है, एक कॉन्ग्रेशनल बाथिंग आप उसको कह लें, एक पूल के अंदर नहाने का कॉन्सेप्ट। और अगर हम इस डायोरामा के ऊपर फोकस करें तो इस डायोरामा से हमें सबसे जो बड़ी इन्फॉर्मेशन मिलती है वो ये मिलती है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में प्रॉपर ड्रेनेज, प्रॉपर सीवरेज का कॉन्सेप्ट मौजूद था। और हम ये समझते हैं कि यूरोपियंस शायद हमसे ज़्यादा एडवांस्ड है, लेकिन हज़ारों साल पहले हमारे अपने साउथ एशिया में जो है ये कॉन्सेप्ट मौजूद था कि कंस्ट्रक्शन किस तरह से आपने करनी है, प्रॉपर टाउन प्लानिंग किस तरह से करनी है। और अगर इस पूल के आप साइडों पे देखें तो ये पब्लिक बाथ्स थे और एक तरफ आपको कुआं भी नज़र आएगा, वेल भी नज़र आएगा। तो ये पानी का निज़ाम कैसे चलता था, ये भी थोड़ा सा बता दें अब हमें। पानी के निज़ाम के लिए जो नालियाँ बनाई जाती थी या जो ड्रेनेज के लिए चीज़ें बनाई जाती थी वो टिपिकली साइड ड्रेन्स होते थे, यानी कि एक मेन ड्रेन जो कि उस मेन स्ट्रीट में मौजूद है और जो स्ट्रीट्स फिर उसके आगे निकल रही हैं छोटी स्ट्रीट्स, उसमें साइड ड्रेन्स। अगर अभी भी आप गाँव वगैरह में जाके देखें तो साइड ड्रेनेज का कॉन्सेप्ट है, लेकिन इंडस वैली सिविलाइजेशन में प्रॉपरली कवर्ड ड्रेन्स होते थे, ईंटों के साथ उसको कवर किया जाता था ताकि वो एक बैड इम्पैक्ट एक ओरिएंटेशन में ना दे सकें। अच्छा जी, बताइए इनके बारे में थोड़ा। जो तो आज की ईंटें लग रही हैं मैडम मुझे तो।
नहीं, ये इंडस वैली सिविलाइजेशन की ईंटें हैं और इनको जो तैयार किया जाता था वो एक प्रॉपर रेशो में तैयार किया जाता था, 1, 2 और 4 की रेशो में, ठीक है, कि ये इसकी थिकनेस होगी, ये इसकी लेंथ होगी और हॉरिजॉन्टली ये इतना मैयर होगा। अब अगर आप ईंटों की बात करें तो वो ईंटें जिनके अंदर होल्स मौजूद हैं, दिस वाज फॉर द प्लेसमेंट ऑफ द बीम्स। जिस तरह आज हम चौखाटों का एक हमारा कॉन्सेप्ट है कि डोर्स की मूवमेंट के लिए हम बीम्स लगाते हैं, और जो आपको लार्ज साइज़ ईंटें नज़र आएंगी वो स्पेसिफ़िकली ड्रेनेज की कवरेज के लिए यूज़ होती थी। ये सीप की अशिया क्या हैं जी, क्या क्या चीज़ें बताते जाइए। जिस तरह मैंने पहले बात की कि जो ज्वेलरी बनाई जाती थी वो इन सीपियों के साथ बनाई जाती थी या शेल्स के साथ बनाई जाती थी, ठीक है, जिसमें हमें नेकलेसेस मिलते हैं और बीड्स वगैरह का कॉन्सेप्ट जो है वो इंडस वैली में, और प्रॉपर इंडस वैली में इन चीज़ों के बनाने के लिए वर्कशॉप्स मौजूद थी। अच्छा, इससे हमें शेल्स की डिपिक्शन से ये भी पता चलता है कि उनका जो ट्रेड था, वैसे तो मैं ये बात कहूँगी कि कोई भी तहज़ीब जो है उसको जो है वजूद में आने के लिए एक पानी के ज़ख़ीरे की या सोर्स की ज़रूरत होती है, ठीक है, पानी के ज़रिए ही वो, ज़ाहिर है आपका सर्वाइवल पानी के बगैर नहीं है, लेकिन वो जिस तरह हम लोगों ने पहले उनके ट्रेड की बात की तो उनका सी ट्रेड भी था, सी रूट्स को भी वो लोग यूज़ किया करते थे, और ये वही मैरीन शेल्स हैं जो कि उन्होंने एक्वायर किए, निकाले, और फिर क्योंकि वहाँ पे फ़िशिंग का कॉन्सेप्ट भी मौजूद था हमारे इंडस वैली सिविलाइजेशन। दैट्स वेरी नाइस। यानी फिशिंग के दौरान ये मिल गए और उन्होंने उसको ज़ाया होने की बजाय इसका एक इस्तेमाल किया। जी बिल्कुल ऐसे ही है जी। हाँ जी नाज़रीन, आगे हम आपको कुछ उनके बर्तन दिखाते हैं और फिर इस आर्ट गैलरी से आपको खुदा हाफिज़ कहेंगे। क्या कहना चाहेंगी, ये जो बर्तन शर्तन पड़े हुए हैं आपके? जी, तो बेसिकली हम बात ये कर रहे थे कि देखें, रिसर्चर्स जो होते हैं, जो स्कॉलर्स होते हैं, जो स्टूडेंट्स होते हैं जो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के ऊपर रिसर्च करना चाहते हैं, उनके लिए ये रेप्लिकाज होते हैं, ठीक है, लेकिन एक आसार कदीमा के बंदे के लिए हिस्ट्री को रिकन्स्ट्रक्ट करने के लिए रेप्लिकाज बनाए जाते हैं। और ये हमारे हड़प्पा के जो हैं पॉटर हैं नवाज़ साहब, उन्होंने इसकी शुरुआत की है, उनकी लेगेसी अभी तक जो है वो चलती आ रही है। और इन चीज़ों को जब हम प्रॉपर्ली रिकन्स्ट्रक्ट करते हैं, जिसमें उनके बर्तन आ जाते हैं, चेस है, फिगुरिन्स हैं डिफरेंट, इसको हम एक्सपेरिमेंटल आर्कियोलॉजी भी कहते हैं। यानी एज इट इज़ बनाए गए जैसे वहाँ पे होते थे। उनके रेप्लिकास जो हैं वो हमारे पास मौजूद। ये मैडम ने बताना था जी, ये रकासा का मुजस्मा है, ये उस पर लिखा है रकासा का मुजस्मा मोहनजोदाड़ो, ये डांसिंग गर्ल का एक ये है जी। आइए इनसे पूछते हैं ये वहाँ का ये जी क्या किधर से मिले? ये हमारे पास मोहनजोदाड़ो से एक डांसिंग गर्ल का जो है वो मुजस्मा हमें मिलता है। और डांसिंग गर्ल इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका जो पोस्चर है, क्या इसके जो फीचर्स हैं, हमारे जो चोलिस्तान में टिपिकल वुमेन हैं वो यहाँ तक चूड़ियाँ पहनती हैं। अगर आप इस पे फोकस करें तो इसने भी उसी तरह रकास की तरह जो है वो चूड़ियाँ पहनाई हुई हैं अपने आप को। तो ये बेसिकली डांसिंग गर्ल का मुजस्मा है। और इसका जो रेप्लिका है वो इंडिया में है, क्योंकि इंडिया वाले ये कहते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन हमारी है। ज़ाहिर है उसकी एक्सटेंशन तब इंडिया पाकिस्तान तो था नहीं, एक होल, इट वाज होल इंडियन सब कॉन्टिनेंट। सो बेसिकली इसका जो असल है वो इंडिया में मौजूद है और हमारे पास रेप्लिका है। जी, इसका मतलब ये हुआ कि उस ज़माने में भी लोग जो थे वो रकासाएँ मौजूद थी और रकासाओं के पास जाके गाना सुना करते थे, रक्स देखा करते थे। बहुत बड़ी बात है जी। मतलब डैम उनके पास थे, खाने पीने की अशिया वो स्टोर करते हैं और पूरी एक तहजीब पक्के मकानों में रहते हैं। आखिरी है जी नाज़रीन, ये दिख के फिर हम इस गैलरी से आपको खुदा हाफिज़ कहेंगे। लो जी, ये मैडम हमें ले गए हैं प्रोहत बादशाह के पास। बादशाह सलामत आराम फरमा रहे हैं, इनको छेड़ना मुनासिब नहीं है। आप बता दीजिए ये बादशाह सलामत क्या थे और कौन थे? तो बेसिकली इसके जो फ़िज़िकल फ़ीचर्स हैं उसकी बेस पर इसको कहा गया है कि ये किंग प्रीस्ट का मुजस्मा है। लेकिन इसकी ख़ास बात यह है कि अगर आप इसकी चादर के ऊपर देखें तो टिपिकल अजरक टाइप ऑफ ट्रिफॉइल पैटर्न हमें नज़र आता है, जो कि इस बात की अक्कासी करता है कि ये हमारा अपना कल्चर था, हमारे सिंध का कल्चर था। ठीक है, ये सिंधी मानू था जी, आप कह सकते हैं। इसको प्रीस्ट अब इसलिए कहा गया है क्योंकि इसकी हाफ क्लोज्ड आइज़ हैं। लाइक वो कहते हैं कि बिकॉज ही इज़ इन द मेडिटेशन पोज और ही इज़ बीइंग मेडिटेटेड, सो इट इज़ नोन एज किंग प्रीस्ट। और क्योंकि उसने अपने हाथ में, बाजू में और सर के ऊपर डायडम बांधा हुआ है तो इसकी वजह से उसको किंग कहा जाता है। एक रॉयल पर्सनैलिटी उसकी शो की जाती है। एंड वी हैव द ओरिजिनल वन इन द नेशनल म्यूज़ियम ऑफ कराची एंड दिस वन इज़ अगेन द रेप्लिका। ले जी नाज़रीन, हमने इंडस वैली को आपको दिखा दिया कि इंसानी तहज़ीब जो थी, इंसान की जो सकाफ़त थी, जो सिविलाइजेशन थी, ये बिफ़ोर जो थी क्राइस्ट थी।
हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से हज़ारों साल कबल भी इंसान इतना ही तरक्की याफ्ता था जितना एक बुनियादी तौर पर होना चाहिए। अब इसी के साथ आपका बहुत शुक्रिया मैडम, आपने हमारे साथ बहुत टाइम दिया। आप देखते रहिए एमरा टीवी। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।